नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल 2024 प्री की आंसर की आ चुकी है। आप लोगों ने अपने अपने जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, आप लोगों ने अपने अपने क्वेश्चंस चेक भी कर लिए होंगे। तो मेरे साथियों, आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो एसएससी सीजीएल प्री में जनरल साइंस के फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, सीसीएच आपके लिए पूरी तरीके से समर्पित है। जो भी चीजें हमें लगेगा कि बच्चों को ये चीजें पता होनी चाहिए, उसकी वीडियो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टॉप आपके 25 क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस के कौन कौन से पूछे गए हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका है फिजिक्स से, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखेंगे आप लोग इतनी सारी शिफ्ट हुई है तो उसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, लेकिन मैं आपके लिए कुछ सिलेक्टिव 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं जिनके बारे में हम यहां बात करेंगे। बायो की एक प्रॉपर अलग वीडियो रहेगी, उसको दूसरी मैम आपको पूरी वीडियो लेकर आएंगी। यहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के हम लोग टॉप 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ ए बार मैग्नेट, जो एक दंड चुंबक होती है, छड़ चुंबक होती है, इज हंग फ्रॉम ए स्ट्रिंग, एक जो छड़ चुंबक है जब उसको डोरी से लटकाया जाता है, ठीक है, इन विच डायरेक्शन डज इट नॉर्थ पोल पॉइंट, यदि एक छड़ चुंबक को एक डोरी से लटकाया जाए तो उसका उत्तरी ध्रुव किस दिशा में इंगित करेगा। तो देखो, आप सभी को पता है कि जो हमारा भूगोल के हिसाब से सोचें, ठीक है, अगर हम भूगोल के हिसाब से सोचें मेरे साथियों, आप लोगों ने भूगोल में पढ़ा होगा कि पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं। ऊपर वाला नॉर्थ उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे की तरफ होता है साउथ दक्षिण ध्रुव होता है। दो ध्रुव होते हैं, लेकिन इन्हें हम कहते हैं भौगोलिक ध्रुव। क्या बोलते हैं उनको? ज्योग्राफिकल पोल, इन्हें हम कहते हैं भौगोलिक ध्रुव। अगर हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी भी मेरे साथियों एक चुंबक की भांति कार्य करती है। पृथ्वी के अंदर जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें भरी हुई हैं, जिसमें लोह अयस्क भी भरे हुए हैं, आयरन के और भरे हुए हैं, लोह अयस्क भरे हुए हैं, जो जिनसे प्राकृतिक चुंबक बनती है, नेचुरल मैग्नेट बनती है। तो उनकी वजह से हमारी पृथ्वी भी जो है वो किसका कार्य करती है? एक आपका चुंबक की भांति कार्य करती है। लेकिन इसमें पृथ्वी की अगर हम बात करें, इसमें साउथ पोल होता है ऊपर की ओर, जो पृथ्वी का चुंबक है, साउथ पोल होगा ऊपर की ओर और नॉर्थ पोल होता है आपका नीचे की ओर। तो चुंबक में क्या होता है, जो अलग अलग प्रकार के पोल हैं, जो अलग अलग प्रकार के ध्रुव हैं, अलग अलग बोल रहा हूं मैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। साउथ वाले को नॉर्थ वाला आकर्षित करेगा, नॉर्थ वाले को साउथ वाला आकर्षित करेगा। तो अर्थ जो है मेरे साथियों, वो भी किसकी भांति कार्य कर रही है? वो एक मैग्नेट की भांति कार्य कर रही है। अब जैसे ही आप यहां एक कोई चुंबक लटकाओगे तो ये नॉर्थ वाला जो है वो किसको अट्रैक्ट करेगा? तो आपका सर, ये साउथ वाला किसको अट्रैक्ट करेगा? नॉर्थ को। और ये नॉर्थ वाला किसको करेगा? साउथ को। तो भाई ऊपर की ओर भूगोलिक जो आपका ध्रुव है, ऊपर कौन सा है? नॉर्थ। तो नॉर्थ ही आ रहा है ना। तो अगर मैं किसी चुंबक को लटकाता हूं तो जो यहां पे ध्रुव जो बताया गया ना, वो आपका भूगोलिक ध्रुव के अनुसार बताया गया, पृथ्वी के हिसाब से नहीं। तो जब भी आप चुंबक को लटकाओगे तो उत्तरी सिरा, जो उत्तरी सिरा है वो उत्तरी सिरा उत्तरी ध्रुव की ओर होगा, और दक्षिण सिरा जो है वो दक्षिण सिरे की ओर होगा, दक्षिण ध्रुव की ओर होगा। तो यहां पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। बात क्लियर? बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होगी। देखिए, आप लोगों ने प्रतिरोध का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या कि R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A, ठीक है, जहां पे रो क्या है? रो है हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, और इसी की यूनिट पूछी गई है। तो जिसकी यूनिट पूछी गई है पहले उसका फॉर्मूला बना लो ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा रो इज इक्वल टू R इंटू A डिवाइड बाई L। R क्या है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ए क्या यहाँ पे? क्रॉस सेक्शन एरिया, प्रतिच्छेद क्षेत्रफल। तो प्रतिच्छेद क्षेत्रफल जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई एल क्या है? लेंथ, लंबाई, और लंबाई की यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर की इससे एक पावर कैंसिल, तो क्या बचा? ओम मीटर। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। कूलाम किसकी होती है? चार्ज की। जो आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। एम्पियर किसकी यूनिट होती है? आपका करंट, वैद्युत धारा की। फैरेड किसकी होती है? आपका जो कैपेसिटेंस होता है, संधारित्र होती है, उसकी होती है। बात क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी देयर इन द प्रोडक्ट साइड इन द फॉलोइंग इक्वेशन मेड बैलेंस्ड। कि भाई एक इक्वेशन दी गई है, यहां पे ये है आपका इथेनॉल, जिसको हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल की रिएक्शन कराई जा रही है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो यहां पे बन रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और एक बन रहा है आपका H2O कार्बन, ये बन रहा है आपका वाटर। क्या बन रहा है? वाटर। तो यहां पे पूछा गया है कि प्रोडक्ट वाली साइड में, मतलब उत्पाद, ये वाला इधर वाली साइड, तो इधर वाली साइड में कार्बन डाइऑक्साइड कितने होंगे और यहां पे वाटर, आपके वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ये आपसे पूछा गया है। देखो यहां पे क्या होता है मेरे साथियों कि हम इस रिएक्शन को अगर हम देखें, एक एक वैल्यू पुट करें, यहां से ऑप्शन के हिसाब से सोचें, एक एक वैल्यू पुट करें, तब हम इसको यहां से आंसर निकालें तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे भाई मैंने पहले 3 6 पुट करके देखूंगा, एक एक पुट करके देखूंगा, 2 3 पुट करके देखूंगा, 3 2 पुट करके देखूंगा, तो बहुत ज्यादा समय मेरा यहाँ पे क्या होगा? आपका व्यर्थ हो जाएगा।
यहाँ पे आपका बहुत सारे तरीके हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के। एक तरीका होता है कि भाई जैसे आपका दिया हुआ है C2H5OH, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराई जा रही है किसके साथ, O2 ऑक्सीजन के साथ। तो एक क्या बना, एक बना आपका CO2 और एक बना आपका क्या, H2O, ये बना ना, ये बना। तो देखो हम लोग क्या करते हैं मेरे साथियों, देखो एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूं रिएक्शन बैलेंस करने का, कि हमें क्या करना होता है कि यहां मान लिया A, यहां मान लिया B, यहां मान लिया C और यहां मान लिया D। इस प्रकार से मान लेंगे भाई, A B C D मानने में कोई जा रहा है, हमें कुछ नहीं जा रहा, तो मैंने A B C D इस प्रकार से मान लिया। अब यहां पे देखो कार्बन कितने हैं, 2, तो इसको मैंने लिख दिया 2A। कार्बन कितने हैं, 2, 2A। और इधर बताओ कार्बन कितना है, केवल एक ही कार्बन है, 2 ये ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है, तो यहां पे 2A किसके बराबर हो जाएगा, C के। आप बताओ कार्बन कार्बन, देखो कार्बन कार्बन, 2 कार्बन यहां पे हैं तो 2A लिख दिया मैंने, कार्बन 1 यहां पे तो मैंने लिख दिया C। बात क्लियर। अब आते हैं यहां पे हाइड्रोजन में, देखो इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, केवल हाइड्रोजन यहां पर है 1 और 5 6, तो आपके 6 एक क्या है, हाइड्रोजन। भाई ये A वाले जो है सभी के लिए है, एक कार्बन के लिए भी है, हाइड्रोजन के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो मैंने 6A लिख दिया। तो इधर देखो कितने हाइड्रोजन आपके, केवल 2, तो इसको आप लिख दोगे 2D। क्या लिख दोगे इसको, 2D। बात क्लियर। उसी प्रकार से अब आओ ऑक्सीजन में, भाई एक ऑक्सीजन तो ये रहा, तो A लिख दिया मैंने प्लस। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन आपके, 2, तो यहाँ पे भी लिख दिया मैंने 2B। ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाले ढूंढो अब केवल, भाई यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, तो लेकिन C है ना, तो यहाँ पे लिख दो इसको 2C प्लस। यहाँ पे देखोगे कितने ऑक्सीजन है, 1, तो इसको लिख दो D। बात क्लियर, ऐसे लिख देंगे। अब इसमें हमें क्या करना होता है, हम किसी को भी एक मान लेंगे जो हमें लग रहा हो कि इससे हमें आसान बन जाएगा। तो मैंने C को एक मान लिया, ठीक है। अगर मैंने C को एक मान, या मैं A को ये मान लेता हूं, या मैं C को ये मान लेता हूं, तो मेरी इच्छा है, चलिए मैंने C को ये मान लिया, तो C को मैंने एक मान लिया, C को मैंने अगर एक मान लिया, तो भाई C को जब मैं एक मानूंगा तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। अगर मैं C को एक मान लूंगा तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। बात क्लियर। अब जब यहां से मुझे A की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, तो यहां से मैं D निकाल सकता हूं, तो D क्या हो जाएगा, 2D है ना, ये 2D है ना, 2D किसके बराबर है, 6, ध्यान सुना मेरी बात को, 2D किसके बराबर है, 6A, ठीक है। लेकिन A की वैल्यू है मेरे पास, A की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 1/2, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 3, तो D की वैल्यू कितनी होगी, 3/2, D की वैल्यू कितनी होगी, 3/2, तो D तो मेरा निकल के आ गया, वाटर का तो निकल के आ गया 3/2। अब मुझे और क्या चाहिए, मुझे चाहिए C, और C आपने कितना माना हुआ है, 1 माना हुआ है। C कितना माना हुआ है, 1, ठीक है। C कितना माना हुआ है, 1 माना हुआ है। जरा यहाँ पे रखना, जरा यहाँ पे रखना जरा, तो यहाँ पे आपने इसको मान लिया C है ना आपका CO2, ये कितना माना है, 1 माना है। चलिए आपका D कितना आया है, 3/2, D कितना आया है, 3/2। लेकिन मेरे साथियों ये जो रिएक्शन है वो आपका फ्रैक्शन में आ रही है, अब मुझे फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो आपका बन जाएगा कितना, 3, ये तो बन जाएगा कितना, 3, और ये कितना बन जाएगा आपका, 2, ये कितना बन जाएगा आपका, 2, ठीक है। तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कितने आ गए, 2, और आपका वाटर कितने आ गए, 3, 2 और 3, कौन सा ऑप्शन है, C ऑप्शन। अगर इधर का पूछा होता, तो देखो अभी ये जरूरी नहीं है कि यहां पे वैलेंस हो रिएक्शन। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो देखो ऑक्सीजन जो है यहां B पे आ रहा है, तो मुझे V की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और जब मैं B की वैल्यू निकालूंगा यहां से, अगर मैं B निकालूंगा तो ऑक्सीजन भी जो है ना मेरा 3 ही आएगा। यहां पे आप जब बैलेंस करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहां से अगर B की वैल्यू निकाल लो, यहां से B की वैल्यू निकालोगे तो V की वैल्यू आएगी 3/2, और जब आप इसको 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। बात क्लियर। लेकिन मुझे तो ये निकालने थे, तो मेरा यहां से आंसर निकाल दिया 2 को एंड 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है आपका द रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड बाय द मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड ए। भूकंप को मापने से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है। देखो यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं। सिस्मोग्राफ होती है एक मशीन जिससे आपका भूकंप मापा जाता है, तो ये तो हम कहते नहीं है, ठीक है। सिस्मोग्राम, ठीक है, सिस्मोग्राम आपका कहा जाता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, आपका बी ऑप्शन। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे सिस्मोलॉजी, जो भूकंप के अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। सिस्मिक वेव, जो आपकी भूकंप के द्वारा तरंगे उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही था आपका, वो था आपका बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है आपका व्हेन यू टेक लेड नाइट्रेट पाउडर इन बॉइलिंग ट्यूब एंड हीटेड इट यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स दैट आर। देखो यहाँ पे क्या होता है मेरे साथियों, लेड नाइट्रेट फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। लेड नाइट्रेट को आपने क्या किया, हीट किया, इसको गर्म किया। जैसे आप लेड नाइट्रेट को गर्म करोगे तो एक बनेगा लेड ऑक्साइड बनेगा, एक बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनेगा, और एक बनेगी O2 ऑक्सीजन। ये भले ही रिएक्शन बैलेंस नहीं है लेकिन ये सारी चीजें आपकी बनेंगी।
देखो जैसे ये लेड ऑक्साइड बनेगा तो ये तो देगा येलो कलर, ये कौन सा कलर देगा, येलो कलर, पीला रंग देगा। लेकिन ये NO2 जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अपने साथ में ब्राउन कलर का फ्यूम, भूरे रंग का धुआं निकालेगा। तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। बात क्लियर, बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच एसिड इज यूज्ड एज सॉरिंग एजेंट एडिड टू विनेगर, पिकल्ड वेजिटेबल्स एंड सॉसेस एंड एज ए रॉ मटेरियल फॉर सीजनिंग। कौन सा अम्ल सिरका, अचार वाली सब्जियों और सॉस में खट्टा करने के लिए एजेंट के रूप में उपयोग होता है, मसाला बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। तो आपको पता है सिरका बनाने में, अचार बनाने में कौन सा एसिड यूज होता है, एसिटिक एसिड, क्योंकि ये किस में होता है, विनेगर में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। बात क्लियर। सिट्रिक एसिड नींबू में होता है, नींबू में खट्टी चीजों में होता है। टार्ट्रिक एसिड ये आपका इमली, इसके साथ साथ ग्रेप्स, अंगूर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड जो लाल चींटी होती है उनके डंक में पाया जाता है। तो यहां पे सही आंसर क्या था इसका, वो था आपका बी ऑप्शन, एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वेल्डिंग टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील एंड मैग्नीशियम। कहने का मतलब पता है क्या है, गैस वेल्डिंग। और गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज होती है, आप सभी को पता है, आर्गन। आर्गन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्गन गैस आपकी यूज होती है, एसिटिलीन गैस यूज होती है गैस वेल्डिंग में। कौन सी गैस, एसिटिलीन। क्या फॉर्मूला होता है, C2H2, ठीक है। एसिटिलीन गैस यूज होती है। तो यहां पे तो सही आंसर क्या था आपका, सी ऑप्शन। आगे की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल विच एलिमेंट प्रॉपर्टीज मैच्ड अप विद रिमार्केबली वेल विद एका सिलिकॉन। तो मैंने, आपको याद हो जो मेरे साथी एग्जाम देने के लिए गए हैं, जिन्होंने करियर क्रैक अप यूट्यूब चैनल को देखा होगा, मैंने एका सिलिकॉन, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, इन सबको बताया था। अगर आपने वो भी देख लिया होगा तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन आपका सही हो गया होगा। मैंने आपको बताया था एका बोरोन हम स्कैंडियम को बोलते हैं, एका सिलिकॉन हम लोग जर्मेनियम को बोलते हैं, एका एल्यूमिनियम हम गैलीलियम को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाते समय कुछ जगह छोड़ दी थी। जैसे उसको लगा था कि भी आने वाले समय में एल्यूमिनियम की तरह का कोई तत्व मिलेगा तो वो एल्यूमिनियम के नीचे रखा जा सकता है। सिलिकॉन की तरह कोई तत्व मिलेगा, उसको सिलिकॉन के नीचे रख सकते हैं। तो उसने अपने आगे की सोचकर उसने पीरियोडिक टेबल में, अपनी जो पीरियोडिक टेबल थी मेंडलीव की, उसमें कुछ जगह छोड़ दी थी। तो उसी में जो एका सिलिकॉन है वो आज के नाम पे जाना जाता है जर्मेनियम के नाम से। किस नाम से, जर्मेनियम के नाम से। वहीं अगर हम बात करते हैं कि एका एल्यूमिनियम किसे कहा जाता है, गैलीलियम को कहा जाता है। एका बोरोन किसे कहा जाता है, स्कैंडियम को कहा जाता है। बात क्लियर। तो यहां पे आंसर कौन सा सही था आपका, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। कि भाई एक वस्तु है, ये एक वस्तु है और एक वस्तु पे दो बल अलग दिशाओं में कार्य कर रहे हैं। एक बल इधर लग रहा है और एक बल आपका इधर लग रहा है। तो क्या होगा, तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। कि जो उन पे लगने वाला बल है वो दो वस्तुओं के बीच का अंतर होगा। दो वस्तु थोड़ी है यहाँ पे, ठीक है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। यही तो भाई सही है भाई। देखो जो आपका मेरे साथियों जो बल होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है जो निर्भर करती है दिशा पे। अब जब दिशा ही अलग अलग है तो फिर तो डिफरेंस लेना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा एज द स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की एक अवस्था के रूप में प्लाज्मा का एक उदाहरण पहचाने। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि द्रव्य की तीन अवस्था होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नहीं मेरे साथियों, ये अधूरी कहानी है। यहां पे दो अवस्थाएं और हैं, एक है प्लाज्मा और एक है बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे यहां पे 5 अवस्थाएं हैं, उसी में एक आती है आपकी प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या होता है कि जो हमारी गैसें होती हैं, जब गैसों को हम लोग क्या करते हैं, आयनित करते हैं, तो गैसें आपकी क्या करने लगती, फैलने लगती हैं। बात क्लियर। तो गैसें यहां पे देखेंगे, जो नियोन गैस है या आर्गन गैस है जो आपकी बल्ब के अंदर भरी जाती है, ठीक है, जब वो जलती है तो जब उसको बल्ब जलता है तो गैस के जो आपके कण है वो आयनित होकर क्या करने लगते हैं, फैलने लगते हैं। उसी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट। तो यहां पे सही आंसर जो था वो था आपका कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, विच गैस इज इन्वॉल्व व्हेन आयरन एंड वाटर रिएक्ट। लोहे और पानी की प्रतिक्रिया में इन्वॉल्व बोल दिया था मैंने, इवॉल्व व्हेन आयरन एंड वाटर रिएक्ट। लोहे और पानी की प्रतिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया भी था कि जब भी कोई मेटल, जब भी कोई धातु पानी से अभिक्रिया करेगी, वाटर से रिएक्शन करेगी, एक तो बनाएगी बेस, एक तो क्षार बनाएगी। और बेस के साथ, क्षार के साथ मेरे साथियों
बेस क्षार के साथ वो बनाएगी कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तो कौन है आपका ऑप्शन ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन गैस आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग मोशन एंड देयर एग्जांपल। गति के संबंध में गलत जोड़े और उनके उदाहरण की पहचान करें। देखो ट्रांसलेटरी मोशन होता है इसको हम कहते हैं सरल रेखीय गति या लीनियर मोशन बोल देते हैं, रेखीय गति बोल देते हैं। तो ए बॉल फॉलिंग फ्रॉम ए क्लिफ, कि भाई एक गेंद है जब वो नीचे की ओर आएगी तो सीधी रेखा में आएगी, तो ये तो सही ऑप्शन है। पीरियोडिक मोशन, आवर्तीय गति। हैंड्स ऑफ क्लॉक, भाई घड़ी है, घड़ी की सुई घूमती रहती है, पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है, ये बात भी सही है। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है कि जब किसी की अवस्था, किसी की पोजीशन उसकी इधर उधर बदलती रहे। तो यहां पे ऑप्शन दिया गया है अर्थ मूविंग अराउंड द सन, कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है तो क्या वो ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है? नहीं, वो सर्कुलेटरी मोशन का एग्जांपल है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही था आपका? सी ऑप्शन, जो गलत मिला हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? आपने अगर मेरी वीडियो देखी है मेरे साथियों, आप जाकर चेक भी कर सकते हो जिन्होंने नहीं देखी। मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई थी एग्जाम से पहले, कोई ज्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, केवल 5-6 वीडियो बनाई थी, लेकिन उनमें बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी। सैचुरेटेड वाला कि संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं मैंने वहां पे डिस्कस किया था। एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, सबके बारे में पढ़ाया था आपको। ठीक है, जाकर अगर नहीं है तो विश्वास नहीं है तो आप चेक भी कर सकते हो जाकर। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तब होता है जब आपका वो किस में होगा? एल्केन्स की सीरीज में होगा। किसमें? एल्केन्स की श्रेणी में होगा। आपने पढ़ा होगा ना एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन का जो जनरली फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। यहां पे n की कोई भी वैल्यू रखो, अगर वो इस फॉर्मूले को फॉलो कर रही है तो वो संतृप्त होगा। जैसे यहां पे आपका देखो 3 रखो, तो यहां पे 3 रखोगे 3, ठीक है, यहां पे रखोगे तो 3 दूनी 6 + 2 8। पहला ही ऑप्शन सही हो गया, खत्म कहानी। पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको कर सकते थे। चलिए यहां पे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि शारीरिक बनावट तो चेंज हो जाए लेकिन वो पूरा ना बदल जाए। शारीरिक बनावट तो चेंज हो जाए लेकिन पूरा ना बदल जाए, मोमबत्ती का जलना। ठीक है, लेकिन अब जैसे यहां पे बोला कर्डलिंग ऑफ मिल्क, अगर दूध से दही बन गई तो क्या दही से दूध बना सकते हो आप? नहीं बना सकते ना। जिसकी पूरी अवस्था ही परिवर्तित हो जाए, पूरा सब कुछ ही चेंज हो जाए, उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज का मतलब जहां केवल आपका वहां पे उसका जो शारीरिक बनावट है वो बदल जाए और कैसे कैसे हम उसको वापस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका सही आंसर कौन सा था? वो था आपका बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही था? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था। अगला है नेम द फिनोमिना वेयर एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल एंड वेयर लाइट हैज ए टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन। एक परिघटना का नाम बताइए जहां प्रकाश के पथ पर एक अपारदर्शी वस्तु बहुत छोटी हो जाती है और जहां प्रकाश की प्रवृत्ति उसके चारों ओर मुड़ने की होती है उस और सीधी रेखा में नहीं चलता है प्रकाश। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश जब मान लो कहीं जा रहा है प्रकाश, तो किसी होल से, किसी छिद्र से प्रकाश गुजरा और वो सीधा ना जाके वो उसके जो वहां पे किनारे हैं उनसे मुड़ जाए, तो उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही था? वो था आपका बी ऑप्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था वो था आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका देखो मैंने ये बता दिया है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है एज पर मेंडली प्रिडिक्शन एटॉमिक मास ऑफ एका एल्यूमिनियम इज। तो एका एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम मैंने आपको बता दिया। किसको बोलते हैं? गैलीलियम को बोलते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आपको जाके बताना है। कमेंट बॉक्स में बताना है गैलीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है। ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में जाके आपको आंसर करना है। इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड वर फाउंड टू बी द सेम। मैंने ये भी क्वेश्चन कराया था मेरे साथियों, आपका मेंडली न्यूलैंड वाला याद होगा आपको। मैंने लिखवाया था लिथियम, फिर उसके बाद लिखवाया था मैंने यहाँ पे आपका बेरिलियम, उसके बाद लिखवाया था मैंने बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन और उसके बाद लिखाया था मैंने सोडियम। और मैंने बताया था न्यूलैंड ने जो अपना नियम बनाया था वो बनाया था म्यूजिक के आधार पे, सारे गामा पादा निशा। जैसे सा पहले नंबर पे आता है और 8वें नंबर पे आता है, उसी प्रकार से न्यूलैंड ने कहा था कि जो भी तत्व अपना पहले नंबर पे मानेगा अपने आप को, उसकी प्रॉपर्टी हर 8वें तत्व के बराबर होगी। तो लिथियम के लिए 8वें नंबर पे कौन आ रहा है? सोडियम। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर यह पूछता बेरिलियम की प्रॉपर्टी किसकी तरह होगी, तो यहां सोडियम के बाद कौन आएगा? मैग्नीशियम। तो बेरिलियम के लिए 8वें नंबर पे कौन होगा? मैग्नीशियम। बात क्लियर? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, आप जाके चेक भी कर सकते हैं जो पुरानी वीडियोस है हमारी। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो, चीजें पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए। देखो प्रैक्टिस की क्लास है, मैं चीजें आपको बता रहा हूं कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे, मैं इसलिए इसको जल्दी से मैं यहां पे कर भी रहा हूं, वरना डिटेल में हम इसको लेकर चलते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
व्हाट इज द गैस इन्वॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए आपको यहां भी याद रखना है, जब भी धातु किसी एसिड से रिएक्शन करेगी, जब भी किसी धातु से अभिक्रिया, जब भी कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो हमेशा कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब। बात क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इन द राइट हैंड थंब रूल द थंब इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठे को इस दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है। देखो यहां पे क्या होता है, एक आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और एक पढ़ा होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये पढ़ा है आप सभी ने। तो दाएं हाथ में और बाएं हाथ में अंतर क्या है? देखो बाएं हाथ का नियम तब लगता है जब आप किसी को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, बात समझ रहे हो, और दाएं हाथ का नियम तब लगता है जब आप कहीं से करंट को ले रहे हो। बात समझ में आई? तो देखो जो दाएं हाथ का नियम है, दाएं हाथ के नियम में इस प्रकार से हमारी उंगलियां हैं, ये अंगूठा जो होता है ये बताता है कि जो भी डिवाइस है, जो भी आपके पास में डिवाइस है वो चल किस दिशा में रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? मोशन ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन। ये जो आपकी ये वाली उंगली होती है ये आपको बताती है किसके बारे में? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और ये वाली बताती है इंड्यूस्ड करंट, जो प्रेरित आपकी धारा है उसके बारे में। बात क्लियर? तो यहां पे सही आंसर था, वो था आपका कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर। जब चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो देखो चूने का फॉर्मूला एक तो ये है, ये तो चूना नहीं है, ठीक है, और ना ही ये चूना है, तो दोनों ये तो आपका ए ऑप्शन होगा या फिर सी ऑप्शन होगा। लेकिन वो बोला कि पानी के साथ अभिक्रिया करता है, तो जब देखो आपका क्विक लाइम जो बिना बुझा चूना होता है वो पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो वो बनाता है बुझा हुआ चूना। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? सी ऑप्शन। और बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब था। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की एक इकाई नहीं है? जूल होती है? बिल्कुल होती है। कैलोरी होती है? बिल्कुल होती है। न्यूटन होती है? नहीं। न्यूटन किसकी होती है? फोर्स की। तो यहां पर यही आंसर पाया गया कि सर सी ऑप्शन करेक्ट है। बात क्लियर? इतने आसान आसान क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये एक है, एक परमाणु अणु की पहचान करें जिसमें केवल एक ही एटम हो, एक ही परमाणु हो। अब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड लिखता हूं मैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या लिखेंगे? CO। कितने यहाँ पे कितने एटम है, कितने परमाणु हैं? 1 और 2। तो ये तो हो नहीं सकता। ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन गैस को लिखेंगे तो अणु बोला है उसने, परमाणु नहीं। अणु बोला है, एक परमाणु का अणु, मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल होती है। तो यहाँ पे कितने एटम है इसके अंदर? 2। तो ये भी नहीं हो सकता। हीलियम को हम लिखते हैं He, और इसमें केवल कितना H है? 1। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन। बात क्लियर? क्लोरीन को हम लोग क्या लिखते हैं? Cl2। बात समझ में आई? तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे की ओर, और अगला है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीरियोडिसिटी ए यूनिट कॉल्ड पिकोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द। अब इससे आसान क्या हो सकता है? पिकोमीटर पूछा गया है, और पिकोमीटर जो है आपका पूछा गया कि किसके लिए उपयोग होगा। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? थोड़ा सा आप यहां पे देखोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आंसर बता दोगे, तो कमेंट बॉक्स में जाके ये मैं आपके लिए HW दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं आपके लिए। जिन्होंने CGL का एग्जाम दिया है वो तो देंगे आंसर, और जो एग्जाम आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। इस वाले क्वेश्चन का ये आपके लिए HW है। बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट व्हाई व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। देखो सिल्वर क्लोराइड जो होता है मेरे साथियों, जिसको हम कहते हैं AgCl, ठीक है, जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो जैसे ही आपका सनलाइट सूर्य के प्रकाश में आता है तो वो कैसा हो जाता है? ग्रे आपका हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? ग्रे आपका हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे यहां पे सनलाइट आती है तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड आपका अलग हो जाता है, क्लोरीन आपका अलग हो जाता है। तो यहां पे होगा ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? जब सनलाइट आपकी सिल्वर क्लोराइड पे पड़ती है तो उसमें क्लोरीन अलग और सिल्वर आपका अलग हो जाता है। इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। आपके लिए एक वीडियो लेकर आने वाला हूं जहां पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए सभी लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस कांस्टेंट। सीधा सा है कि कौन सा नंबर अवोगाद्रो संख्या है। तो अवोगाद्रो संख्या की एक मोल में कितने अणु उपस्थित होते हैं उसी को हम कहते हैं अवोगाद्रो संख्या। और अवोगाद्रो संख्या जो है वो होती है 6.022 10 की पावर 23। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, सही जवाब है। तो ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन जो CGL प्री के एग्जाम में पूछे गए साइंस के। इसके साथ साथ एक दो वीडियो हम और लेकर आएंगे जो CGL के क्वेश्चन पे ही बेस्ड होगी। चीजें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।